सर, आज संसद का जो बजट सत्र था वो भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। कांग्रेस कालिक पुतवा करके हजारों करोड़ रुपए बर्बाद कर दी। कई बार तो अब ये लगता है क्या इस देश की जनता ने जिस तरह से कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया है, क्या अब इस पार्टी का एक भी आदमी मेंबर पार्लियामेंट बनने लायक नहीं है? इस देश की जनता क्या बहुत बड़ा अपराध करती है ऐसे लोगों को संसद भेजने का? 31 जनवरी से लेकर के आज 6 अप्रैल तक सदन, जो रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा था, मात्र 46 घंटे चल पाया सर। लेकिन उसी सदन में आज गृह मंत्रालय की तरफ से जो रिपोर्ट पेश किया गया, उसने कांग्रेस और उसके खैरातियों की पूरी साजिश के पोल खोल दिए, उस एनजीओ गैंग के जिसके माध्यम से भारत पर साजिश किया जा रहा था। ये सालों से जो एनजीओ का धंधा बंद हो गया है, जो खैरात का खेल बंद हो गया है, जो बड़े बड़े पैमाने पर हम लोग बात करते हैं कि खैराती खलियर हो चुके हैं, यूट्यूबर्स हो चुके हैं, इन सब की अंदर की जो बौखलाहट है, गृह मंत्रालय ने सदन के पटल पर रख करके एनजीओ गैंग का वो पूरा खेल खत्म कर दिया। सर, जरा इसे पूरे व्यूअर्स को जरा समझाइए इसे। मनीष जी, मई 2018 में मेदांता का प्लांट लग रहा था, कॉपर प्लांट था स्टरलाइट करके, ये मैंने लिखा है, तमिलनाडु के मेदांता स्वामी स्टरलाइट कॉपर प्लांट था, और उसका विरोध शुरू हो गया और वो विरोध इतना हिंसक हुआ, इतना भीषण संघर्ष किया उन्होंने। ये मई 2018 की बात है कि द अदर मीडिया नाम का एक एनजीओ था जो जिसके नेतृत्व में विरोध हो रहा था पर्यावरण के नाम पे, और वो इतना हुआ कि मनीष जी 13 आदमी मर गए, उसमें सैकड़ों लोग घायल हुए, और वो प्लांट भी नहीं लगा। सैकड़ों करोड़ों का नुकसान हुआ, उस व्यवसायी का, देश का अलग नुकसान हुआ, और वो प्लांट नहीं लगा। मई 2018 की बात है। तो उसकी जब जांच हो रही थी, तो आज जो आप जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, राज्यसभा में सरकार ने लिखा कि इनको विदेशों से 5 करोड़, करीब करीब 4 करोड़ रुपए इनको विदेशों से मिले थे 2017 से और 2019 के बीच में। तो ये सोचिए, सीधे सीधे मनीष जी की उस प्लांट को न लगने दिया जाए, इसके लिए इनको सुपारी दी गई थी, इनको पैसे मिल रहे थे, और उसमें ये खर्चा जो पैसा मिला था उसमें करीब 2 करोड़ का एक खर्चा दिखा पाए। वो भी अभी बताऊंगा मनीष जी कि वो खेल भी क्या है जो खर्चा दिखाते हैं ये। उसके अलावा बाकी पैसा कहाँ गया, तो सीधे सीधे इन्होंने गुंडों को वहां बुलाया था जो बवाल करा रहे थे, उसमें निर्दोष नागरिक मर गए जिनको इस पूरी साजिश का पता नहीं था, जिनको पर्यावरण के नाम पे भड़काया गया। तो समझिए इन्होंने 13 हिंदुस्तानियों की जान ले ली। इन एनजीओ वालों ने अपने एजेंडे के लिए, उस विदेशी एजेंडे को चलाने के लिए 13 लोगों की जान ले ली, और वो आज सरकार की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। तो ये मनीष जी, ये घटना इसलिए समझने वाली है कि ये जो विदेशी पैसे की हम लोग बात करते थे, तो सोरोस तो खुलकर आ ही गया है अब कि वो पैसा किस तरह से काम करता है। कि एक ये तमिलनाडु की जो घटना है, ये एक आंख खोल देने वाली है, जिससे आपको क्लियर हो जाता है कि ये जो पर्यावरण के नाम पे, कभी किसी बात के नाम पे, ये जो कोई उद्योग कारखाने, कल कारखाने, बांधों का जो विरोध करते हैं, तो इनका उससे कोई लेना देना नहीं होता। इनके पीछे कोई विदेशी ताकत होती है, विदेशी शक्ति होती है जो इनको पैसा देती है कि तुम इस देश की तरक्की में रोड़े अटकाओ। जैसे मनीष जी, मेधा पाटकर जो बहुत जिसको खैराती भी अपनी खोपड़ी बैठाले रहते हैं, उसकी वजह से नर्मदा का बांध कई दसियों साल रुका रहा, उसने बनने नहीं दिया। वो तो जब नरेंद्र मोदी आया, बिल्कुल आर पार की लड़ाई हुई, तब जाके वो बन पाया, और उस दसियों साल रुकने की वजह से दसियों हजार करोड़ रुपए का लोगों को सरकार को चूना लगा, और दसियों लाख लोगों का जीवन तबाह होता रहा, पानी के बिना वो तरसते रहे। और ये काम अकेली मेधा पाटकर कर रही थी। पैसा कहाँ से आता है मनीष जी? ये दिखाने के लिए सूती का साड़ी पहनती है, हवाई चप्पल पहनती है, लेकिन ये चलती हवाई जहाज में है। ये बाई एयर ट्रेवल करती है, आलीशान होटलों में रुकती है। तो ये विदेशी पैसे में पलने वाले कुत्ते जो हैं, इनको सिर्फ इसलिए कहा गया कि देश के विकास को काटो। और आप समझिए कि इनको तिलमिला गया कि नरेंद्र मोदी की सरकार की भी समझ में जरा देर से आया
लेकिन उसके बाद जब समझ आया तब से बहुत तिलमिलाए हुए हैं कि मनीष जी 2009 से 2014 तक एनजीओ, इस देश के एनजीओ जो हैं उनको 60,000 करोड़ रुपए विदेशों से मिले थे, 60,000 करोड़ रुपए। लेकिन ताज्जुब की बात है कि मोदी की सरकार जब बन गई तो वो 2015 से 2019 वो 5 साल जो थे उसमें इनको करीब 86,000 करोड़ रुपए मिले, यानी 30% राशि बढ़ा दी गई। तो पहले भी अपने एजेंडे पे काम कर रहे थे। अब उसके बाद आप देख लीजिए जो पहला कार्यकाल है नरेंद्र मोदी सरकार का, किस किस तरह के नाटक हुए, कहीं अवार्ड वापसी चल रही है तो कहीं बीमा पूरे गांव हो रहा है, कहीं दलित आरक्षण आंदोलन हो रहा है, कहीं अखलाक के नाम पर नंगा नाच हो रहा है, कहीं वो चर्च पे हमला जो झूठा था, कोई नहीं था, उसके नाम पे पूरा देश इन्होंने हिला दिया। तो सारा खेल मनीष जी पैसे पे होता है, सारा पैसे पे होता है। और जो मैं 2009 से 2014 की बात कर रहा हूँ तो जरा गौर करिए कि उसी 2009 से 2014 के कालखंड में केजरीवाल का जन्म हुआ। और उस केजरीवाल का जन्म हुआ, रामलीला मैदान में 20-20 हजार लोगों को पिज्जा, बर्गर, मिनरल वाटर की बोतलें, और ये केजरीवाल और अन्ना मिलकर लोगों की आंखों में धूल झोंकते थे। अरे ये तो फलाने ने पंजाब से भेज दी, फलाने ने कर्नाटक से भेज दी। ये लोग हमको दान में ट्रकों मिनरल वाटर बोतल की ट्रकें आ रही थी, बर्गर और पूरी पूरी गाड़ियां लद के आ रही थी, 20-20 हजार आदमी भोजन कर रहा था। तो दर्शक ये जान ले कि ऐसा कहीं कोई दान ही नहीं होता, इस दुनिया में एक फ्री लंच कहीं नहीं होता। तो ये जो मैंने बताया कि 2009 से 2014 जो 60,000 करोड़ था, और उसका इस्तेमाल इस पे कैसे हुआ इसको एक बात और समझ लें। कि मनीष जी एक और रिपोर्ट थी कि वो तो इसी कांग्रेसी सरकार के गृह मंत्रालय की थी कि 2006 से 2011 यानी समझिए 5 साल की थी कि उस दौरान 40,000 के करीब एनजीओ थे जिनको विदेश से पैसा मिला था, और उनमें से 20,000 एनजीओ ने अपना हिसाब किताब ही नहीं दिया था कि वो जो पैसा मिला उसका उन्होंने किया क्या। वो उन्होंने तो वो इसी तरह की गतिविधियों में लगता था। और उस दौरान अगर आप कांग्रेस शासनकाल में देखिए तो आतंकवाद अपने चरम पे, असंतोष अपने चरम पे, उद्योग लग नहीं रहे थे, जगह जगह पर्यावरण के नाम पे आंदोलन। मैंने मेधा पाटकर उसकी सबसे बड़ी प्रमाण है, सबूत है। तो ये खेल मनीष जी विदेशी पैसे से चलता है। दर्शक ये हम लोग की आज की चर्चा का मुख्य बिंदु ये है कि वो जो तूतीकोरिन वाली अभी मेदांता का स्टेलाइट कॉपर वाला जो कारखाना था वो सिर्फ पर्यावरण के नाम पे की गई दंगे की वजह से रुका, और उससे जो है 13 आदमी मर गए, 13 मौतों की कीमत पे रुका। तो ये जो एनजीओ चलाने वाला गैंग है ये कितना निर्मम और राक्षसी है कि इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आदमियों की जान चली जाए। ये उन 13 लोगों का कभी पता करने भी नहीं गया कि क्या हुआ तुमको, उनका परिवार कैसे पल रहा है। ये अपने एजेंडे में सफल हो गए कि इस देश में एक बड़ा उद्योग लगने से रह गया, वो नहीं लगा। अब नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा था तो शायद उन्होंने, अनिल अग्रवाल उसके मालिक थे, उन्होंने कह दिया कि अब मेरी रुचि नहीं है, कौन जाएगा इस तरह के हालात में। तो वो एक ये जो देश में चल रहा है अभी, आप जो रामनवमी पे दंगे हुए, इसको कई चीजें जोड़िए मनीष जी कि जी बिल्कुल बिल्कुल। रामनवमी के दंगे को हम केवल सांप्रदायिक एंगल से तो देख ही रहे हैं, लेकिन उसके पीछे एक और भी है कि जब पूरे देश में दंगे होंगे यहाँ निवेश कौन करने आएगा, यहाँ उद्योग कौन लगाएगा। और इनको, और खासकर इनके जो विदेशी आकार, उनको मनीष जी आग इसलिए लगी हुई है कि नरेंद्र मोदी ने जब आके यहाँ शुरू किया तो स्टार्टअप इंडिया, और राहुल गांधी तो जब इस तरह की बातें करता है तो लगता है पढ़ता लिखता नहीं है या अनपढ़ है। कि स्टार्टअप इंडिया के तहत 92,000 उद्योग, नए उद्योग शुरू हुए हैं इस देश में। और वो जो स्टार्टअप जो इनके कांग्रेस के समय में 300-350 थे, वो आज वो 92,000 के करीब उनकी संख्या पहुंच रही है। उसमें 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है जिनकी एक बिलियन डॉलर जिनकी होती है, यानी 8-10 हजार करोड़ की हैसियत वाले हैं वो। तो वो जो तरक्की है देश की, जो दिशा दिखा रही है, जो संकेत कर रही है कि देश जा कहा रहा है, वो रास नहीं आ रहा था। वो उसकी वजह से अब की भी एफडीआई ने शायद पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैंने आंकड़ा भी नहीं देखा कि देश में जो एफडीआई आई है उसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो वो इनको खल रहा है, वो विदेश में बैठे जो लोग हैं उनको खल रहा है, और उन्होंने यहाँ पे पाल रखे हैं आस्तीन के सांप। तो इनको शुरू कर दिया जाता है और ये कोई ना कोई काम शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि दंगे वाला काम इन्होंने शुरू किया। और इसीलिए मनीष जी
कि उसका प्रत्यक्ष उदाहरण दर्शक समझ लें कि उत्तर प्रदेश में क्योंकि 6 साल से दंगा नहीं हो रहा, तो जहां 2018 में 5 लाख करोड़ का निवेश आया था, अब की 33 लाख करोड़ का आया है। और वही स्थिति नरेंद्र मोदी केंद्र में कर रहे हैं कि अब तक का जितना 2047 से 2014 तक जितना एफडीआई आया था, उससे 1.5 गुना ज्यादा एफडीआई केवल 9 साल में आ चुका है। क्यों? कि अब आतंकवाद पांव नहीं पसार पा रहा, अब यहाँ दंगे फसाद नहीं हो रहे। उस धारणा को तोड़ने के लिए वो जो परसेप्शन पूरी दुनिया में भारत का बना है, उसको किस तरह से ध्वस्त कर दिया जाए, उसके तहत इस तरह के काम कराए जाते हैं। ये तमिलनाडु वाली घटना है ये, और आज जो सरकार ने खुलासा किया है सदन के अंदर, ये बहुत सनसनीखेज है, चौंकाने वाला है। और ये सबसे खास बात है कि बहुत खुलकर बता रहा है कि इस समय मोदी विरोध या देश विरोध के नाम पे किस तरह का खेल पिछले 9 साल से इस देश में खेला जा रहा है। पिछले 9 साल से इसका खुलासा आज हुआ, लेकिन ये कांड जो है 2018 का है। तो ये तो समझिए कि कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और पूरी तरह से इस चीज को लगातार कई एनजीओ को हजारों की संख्या में सरकार ने आते हुए बंद किया। जब मोदी सरकार की एंट्री हुई थी, हजारों की संख्या में एनजीओ को बंद किया गया। उसके बाद भी ये खेल जारी है। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि क्यों ये खैराती जो आजकल खलियर हो चुके हैं, यूट्यूबर्स हो चुके हुए हैं, ये क्यों बिलबिलाए हुए हैं, क्यों ये देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं? क्योंकि इन सब के एनजीओ का जो साइड का जो बिजनेस था, वो धंधा बंद हो गया है। सरकार ने आज एक तरह से पूरी तरह से उन सबको नग्न करके रख दिया। हाँ, नहीं मनीष जी बता दूंगी, इसमें एक जो सबसे बड़ा इन एनजीओ का, ये तो विदेश से जो चंदा आता था, वो तो इनको एजेंडा दिया जाता था, एक टारगेट दिया जाता था, तुमको ये करना है। उसके अलावा मनीष जी, इस देश के अंदर हर राज्य सरकार एनजीओ को पैसा देती है, और केंद्र सरकार में खासकर जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था, जो अर्जुन सिंह के पास होता था, वो तो केवल पैसे ही बांटा करता था। वो केवल एनजीओ को पैसा बांट, शिक्षा में क्या करता था, भगवानी मालिक है। नरेंद्र मोदी ने उस मंत्रालय को ही खत्म कर दिया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब नहीं, अब शिक्षा मंत्रालय है। तो वो इनके बिल्कुल जैसे कहते हैं रीढ़ तोड़ दी गई है कि यहाँ पे मानव संसाधन विकास मंत्रालय खत्म हो गया तो खैरात वाला काम ही खत्म। और विदेश मंत्र वाला जो था, तो उसमें जो अभी मनीष जी ने बताया कि करीब करीब 25, अब तो 20,000 पहले आया था, करीब करीब 25,000 एनजीओ हैं जिनके एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं या उनके लाइसेंस ही कैंसिल कर दिए गए हैं। और उसमें भी मनीष जी जिनके लाइसेंस कैंसिल नहीं हुए हैं, उन पर 2 प्रतिबंध लगा दिए हैं कि एक तो अब आप कहीं से भी पैसा नहीं मंगा सकते। विदेश से जो पैसा एनजीओ को आएगा, वो स्टेट बैंक की कनॉट प्लेस ब्रांच, नई दिल्ली की ब्रांच में ही आएगा। आपको खाता वहां खुलवाना पड़ेगा। उसके अलावा आप कहीं डायरेक्ट पैसा नहीं मंगवा सकते। और ये जो गोरख धंधा करते थे, मैंने कहा कि ये अभी पहले कह रहा था कि ये खर्चा दिखा देते थे, तो ये ऑफिस खर्चा अपना 50% दिखाते थे। उस पर नरेंद्र मोदी ने कह दिया है सरकार ने कि तुम्हारा जितना भी पैसा मिलेगा उसका 20% जो है आप अपना ऑफिस खर्चा दिखा सकते हैं, नौकर चाकर ऑफिस किराया, बाकी 80% का हिसाब देना पड़ेगा। तो ये सब भूखों मरने की नौबत पे आ गए, एकदम तिलमिलाए बिलबिलाए हुए हैं। और इसीलिए इस तरह के आप इनका नंगनाच देखते हैं कि जब जरा जरा सी बात पे आग बबूला होना शुरू होते हैं। बिल्कुल सर, इसके प्रामाणिक है कि किस तरह से सोनिया ने जो मनमोहनी सरकार के दौरान अपना सुपर कैबिनेट बनाया था, जिसमें वो अंदर बंदर टाइप के लोग थे। वो कभी ना नहाने वाला किसान, कभी 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 किसान बन जाने वाला, कभी शाहीन साजिश में सलीम बन जाने वाला। ये पूरा गैंग एनजीओ इनका साइड बिजनेस था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनेंगे, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स हैं, इन सब का धन था। और पूरा जो सोनिया गांधी का कैबिनेट था, उसका साइड बिजनेस यही था। इसी खेल को एक तरह से धीरे धीरे, मगर जरूरी इस बात को कि इन सबके पैसे कब तक छीने जाएंगे, इन सबको सजा कब होगी, ये ज्यादा जरूरी है कि इन लोगों ने उस मनमोहनी सरकार के दौरान, सोनिया गांधी ने जो अपना मनमोहनी सरकार बनाया था, जिसका किचन कैबिनेट अपने माध्यम से वो सरकार चला रही थी, पूरा गैंग था वो। हर्ष मंदर को आपने देखा, सब पे शिकंजा कसा जा रहा है, ये सब उसी के गैंग के खिलाड़ी थे। नहीं मनीष जी, वो जो एनएसी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं सोनिया गांधी की, उसमें तो हिंदुस्तान के जो टॉप सरगना थे एनजीओ गैंग के, वो सब उसमें थे। चाहे वो हर्षमंदर हो, चाहे वो अरुणा राय हो, ये योगेंद्र यादव हो, उसमें पूरे देश के छटे हुए पूरा नेटवर्क था जो वहां इकट्ठा होता था एक तरह से।
एनजीओ गैंग का वो हेड ऑफिस था, वो एनएसी का दफ्तर, और यही पूरा देश चला रहा था। बिल्कुल सही कहा आपने। मनमोहन सिंह को तो एक कठपुतली प्रधानमंत्री सब जानते हैं, सब कहते हैं कि वो इशारे पे काम करता था सोनिया गांधी के, और सोनिया गांधी को ये अपने इशारों पर नचाते थे। ये भी सब जानते हैं कि ये एनएसी सबसे ज्यादा पावरफुल थी, कैबिनेट से ज्यादा पावरफुल वो एनएसी थी, जिसमें ये एनजीओ गैंग के लुटेरे बैठते थे, देशघाती लोग बैठते थे। हरसमुंदर के बारे में क्या, हरसमुंदर अब तो उसके ऊपर 2-2 मुकदमे चल रहे हैं, उसको जेल मेरे ख्याल से निश्चित हो जाएगी, पक्का है। अभी 15-20 दिन पहले भी उसका एक और एनजीओ पकड़ा गया, उसमें भी उसने मनी लॉन्ड्रिंग वाला काम कुकर्म किया है, उस पर भी उससे केस दर्ज हुआ है। तो ये सब जेल जाने की कगार पे हैं, और इस समय ये प्राण छोड़ के प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी को 2024 में रोको, लेकिन इनके बस का नहीं है। और आज अपने पार्टी के स्थापना दिवस पे नरेंद्र मोदी ने फिर जो तेवर दिखाए हैं, और जो 400 सीटों का लक्ष्य साधा है, तो वो बिल्कुल उनको धूल धूसरित करने के मूड में है। देखिए कितना ये लड़ पाते हैं।